Welcome everyone. So we are starting with our very first lecture of this semester. यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग और उसके साथ में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर करेंगे. तो लास्ट टाइम हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था बट दोज हु आर हैविंग सम इशू और क्लैरिटी तो हम लोग एक बार क्विकली वो रिवाइज करके डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट्स पे जाने वाले हैं. रिमेंबर डेटा कंसेप्ट्स हम लोग को सीखना है फॉर दिस सेमेस्टर यूजिंग सी. That is our topic. So for now, what I'll do, I'll start with the quick revision of what we did last semester, and uske baad mein we'll continue. Okay. So I don't think it's necessary to continuously keep my camera on. So better I'll just switch it off and we can directly continue on what we're going to start with. Yeah. So just focus on screen and I want your full concentration. Keep replying to my chat और उसके साथ में ऑनलाइन कंपाइलर एक स्टार्ट रखना और हम लोग बहुत सारी चीजें अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और एट द एंड आई विल शेयर वन नोट्स एज वेल विथ यू. Okay, I hope my subjects are you all are aware about what subjects I'm going to take, right? Yes, students, I hope you all are aware. Hello, yes or no, girls? Are you all aware about my subjects? I mean, I'm audible to everyone, right? Then why only one or two students are replying? What about others? Students reply. You can unmute yourself as well and let me know. Chalo. So we are starting with the very first lecture. और यहाँ पे अगर आप देखोगे we'll be starting with this specific part, that is C programming. Okay. और इसके अंदर विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये क्या है वो देख लो. सो लेट मी नाउ लेट्स राइट आउट. तो अब यहाँ पे हमारे पास सब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल चीजें अवेलेबल है और इसमें से एक बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम जो हम लोग ट्राई करते हैं वो है कि हम लोग कोई एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यहाँ पे लिखता है. ठीक है. और उसमें क्या क्या चीजें रहते हैं हर एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो लेट मी जस्ट राइट वन वेरी सिंपल हेलो प्रोग्राम. मैंने ऑनलाइन इसको कॉपी कर लिया है एंड आई जस्ट पेस्टेड हियर. लेट मी जस्ट जूम फॉर यू ऑल. सो दिस इज आवर ऑनलाइन प्रोग्राम. अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके जगह पे आई कैन सिंपली जस्ट से हेलो वर्ल्ड. राइट. तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया. अब यहाँ पे हमें करना क्या है ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ पे देखा है इसका मतलब क्या होता है ये वन बाय वन अभी यही सीखना है कि हम लोग हमारा प्रोग्राम कहाँ पे लिखता है और इसके आगे मुझे अगर और लाइन ऑफ कोड लिखना है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे. सो लेट्स से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो प्लेस है यहाँ पे मैं मेरा और लाइन ऑफ कोड लिख सकता हूँ. ठीक है. सो लेट्स जस्ट क्विकली समराइज दिस. सो आई कैन से मेरे पास ये जो है. ओके. I'll say this is the header file. Okay. This is the header file जो हम इंक्लूड करते हैं
है ना. सो हेडर फाइल बेसिकली इंक्लूडेड इन आर कोड. ये फर्स्ट हो गया. इसके बाद में ये अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ओके, दिस पार्ट आई कैन से सॉरी, दिस इज द नेसेसरी मेन फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में हमें जरूरी है ना. इसके बाद में यहाँ पे हमने एक प्रिंट फंक्शन डाला हुआ है और वो प्रिंट फंक्शन के आगे अगर आप देखेंगे, दिस इज द सेमीकोलन. और ये सेमीकोलन जो है, इट कम्स आफ्टर ईच स्टेटमेंट. क्यों? बिकॉज दिस इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर. आई कैन से दिस इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये. वेरी सिंपल. एंड ये जो लास्ट वाला प्लेस है, this place, okay, at this place we write our extra code. We write code here, है ना. बहुत सिंपल है. और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है हमारे पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. सो आई कैन से दिस इज माय ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस. अब इसमें क्या चीज क्या होता है ये समझते हैं हम लोग. तो सबसे पहले ये जो ऊपर प्रोग्राम देखा हमने, ये प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा. तो आई कैन से सबसे फर्स्ट पार्ट जो था हमारा वो था प्रिंट एफ. ठीक है, प्रिंट एफ ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे समझने के लिए. तो आई कैन से ये प्रिंट एफ जो है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं. दिस बेसिकली यूज्ड टू फॉर आउटपुट. आई कैन से दिस इज बेसिकली यूज फॉर आउटपुट. इट अलाउज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड वेरिएबल. कहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये. दिस बेसिकली डिस्प्लेस ऑन, जहां पे आउटपुट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल. ये वर्ड याद रखो, कंसोल. ओके, कंसोल मींस विदाउट GUI, आउटपुट स्क्रीन. इसको कंसोल बोलेंगे हम लोग. ठीक है. और इसका अगर मुझे सिंटैक्स चाहिए, जो प्रिंटफ है इसका अगर मुझे सिंटैक्स चाहिए, तो सिंटैक्स कैसे आएगा आपका इसका. तो आई कैन से सिंटैक्स के अंदर हम लोग मेन जो चीज पे फोकस करता है वो है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ ब्रैकेट, और उसके बाद में आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा आउटपुट डिस्प्ले करने का, वो फॉर्मेट आएगा, दैट इज स्ट्रिंग. और उसके बाद में मेरे पास जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो वेरिएबल्स को मैं डबल कोट्स के बाहर बेसिकली मेंशन करता हूं, जितने भी रहे हो सकते हैं उतने, है ना. ये वे में हम लोग बेसिकली फॉर्मेट फॉलो करते हैं. अच्छा, अब अगर मुझे कोई टेक्स्ट अगर डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले टेक्स्ट, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे. फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट हमें वो सारे टेक्स्ट को डबल कोट्स में डालना है ना. तो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड. अब ये डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा या सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क जो भी मैं डालूंगा वो सब कुछ एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा. ओके, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रिंट एफ के लिए. देन नेक्स्ट पार्ट है कि अगर मुझे एक न्यू लाइन में चीजें अगर डिस्प्ले करने हैं, तो न्यू लाइन में डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर डिस्प्लेइंग न्यू लाइन वी यूज /n. ओके, /n ये यूज करता है. कैसे यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा printf हेलो /n एंड वर्ल्ड. तो अब क्या होगा, हेलो आपका एक लाइन में आएगा, /n एक लाइन में आएगा. बराबर. ये सब अभी हम लोग ट्राई करेंगे, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो. इसके बाद में नेक्स्ट जो है कि अगर मुझे आई कैन से इफ आई वांट टू इंसर्ट वैल्यूज
of different format on output. ओके, तो वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल %d, ओके, और %i. दिस इज फॉर इंटीजर. देन %c यूज करते हैं फॉर कैरेक्टर, एंड %f हम लोग यूज करते हैं फॉर डेसिमल नंबर्स. ओके, ये पैटर्न होता है. अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हमें समझना है, जो भी अभी मैंने बताया आपको, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक पैटर्न यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, और हम लोग जाएंगे ब्राउजर पे. और ब्राउजर पे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड दिया हुआ है. अब आई मीन मैंने नहीं दिया है, ये रेडी है, जो ऑनलाइन कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मुझे जो भी मैं प्रिंट एफ में लिखेंगे हम लोग, वो एज इट इज बता रहा है. अब इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रिंट एफ है, इसके अंदर आई कैन से इंटीजर मुझे प्रिंट करना है. तो इंटीजर प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट कोलन, इंटीजर नंबर प्रिंट करना है. तो मुझे डबल कोट्स के अंदर पहले क्या लिखना पड़ेगा? %d. और अगर नंबर मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो /n, और उसके बाद में कॉमा डाल के मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकता हूँ. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अगर डाल दूं, आई कैन से प्रिंटिंग इंटीजर यूजिंग %d. ये फर्स्ट लाइन हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटिंग कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर यूजिंग %c. और यहाँ पे आई से प्रिंट एफ डबल कोट्स, उसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के आगे हम लोग डाल देंगे %c, और कॉमा करके मैं यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर डाल सकता हूँ. लेट्स से मेरा जो कैरेक्टर है, अब ये सिंगल कोट्स डबल कोट्स कोई भी चलेगा. सो लेट्स से मैं यहाँ सिंगल कोट्स लेता हूँ. मैं यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ टी. इसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं पाई प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी यूज बेसिकली %f, और उसके आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एफ डबल कोट्स आएगा, इसमें मैं लिख दूंगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट %f कॉमा, और उसके आगे मैं पाई का वैल्यू डाल दूंगा, दैट इज 3.14. वेरी सिंपल है ना? अब इसको अगर मैं रन करूं, तो जो जो हमने लिखा है वो सब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैरेक्टर एंड जो फ्लोटिंग पॉइंट है, ये सब एक ही लाइन में आया. तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसके बाद मैं यहाँ पे /n डालूंगा, सो दैट मेरा हर आउटपुट एक न्यू लाइन में आ जाएगा प्रॉपरली. क्या हो गया? अच्छा, डबल कोट्स में नहीं डाला मैंने, इसको डबल कोट्स में डालना है. सो अब फर्स्ट लाइन में फर्स्ट आउटपुट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड. अब यहाँ पे मुझे /n डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आउटपुट के बाद में न्यू लाइन मैं क्रिएट करके कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इसके आगे कोई दूसरा लाइन ही प्रिंट नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? इसके आगे अगर और एक प्रिंट एफ वाला लाइन होगा, जिसके अंदर मैं कुछ हेलो या कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये वाला जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला आउटपुट है, इसको मुझे हेलो के साथ मर्ज नहीं करना है. तब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तब मैं इसके अंदर /n डालूंगा. अदरवाइज अभी मुझे /n डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर यही लास्ट लाइन जो है मेरा, उसके आगे और कोई दूसरा लाइन प्रिंट नहीं हो रहा है. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. यस.
सो दिस वाज अ क्वाइट सिंपल एंड इजी प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, वो ही मैं यहाँ पे आपको वापस रिवाइज करा रहा हूँ। और इसको मैं अपने नोट्स में भी डाल देता हूँ, सो हमें याद रहेगा। चलो, यहाँ तक किसी को भी डाउट है? लेट मी नो क्विकली। ओके, सो आई कंसिडर कि कोई डाउटफुल नहीं है। ठीक है। अब ये करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं, वो है कि अब हमें अ, वापस एक मेन मेथड क्या होता है वो सीखना है। सो लेट मी जस्ट नोटिफाई यू कि मेन मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या होता है ना? एक बार क्विकली वापस रिवाइज करता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास मेन मेथड होता है, और वो जो मेन मेथड है इसके अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर फाइल डालता है। और ये जो हेडर फाइल आपका होता है वो रहता है हमारा stdio डॉट वो रहता है हमारा stdio.h। ओके। और वो जो हेडर फाइल है, वो हेडर फाइल के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स डालते हैं। ठीक है। सो इफ आई जस्ट सेपरेट दिस आउट विथ वन टाइटल तो बेटर समझ में आएगा। सो लेट मी जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड आई जस्ट पुट इट वन टाइटल हियर। तो अभी जो हमारा टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेन मेथड। आई होप आई एम ऑडिबल ना? यस, गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मेन मेथड क्या है, दिस इज द टॉपिक व्हाट विल बी डिस्कसिंग। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मेन मेथड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें रहता है। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज रहता है वो रहता है आपका हेडर फाइल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास सबसे पहले क्या है, वी हैव हेडर फाइल। हेडर फाइल कौन सा आपका stdio.h। ओके। तो ये हमारा हेडर फाइल है। अब ये हेडर फाइल के अंदर हमें और एक चीज जो यहाँ पे डिस्प्ले करना है, वो क्या होता है, ये हेडर फाइल के थ्रू हम लोग आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट, ऑफ दिस काइंड। जो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा है, तो ये जो हमारा प्रिंट एफ है वो ये हेडर फाइल के बिना तो काम नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट, ये जो भी हम लोग प्रिंट करना है हमें, ये जो भी कुछ डालेंगे हम लोग, ये सब हम लोग किसके अंदर डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे भी हमने वही बात कर रहे हैं हम लोग, मेन मेथड। तो दिस इज अ मेथड। इसके लिए इसके आगे क्या आता है, हमारा पैरेंथेसिस आता है, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रेसेस आता है। तो आई कैन से जो मेन मेथड होता है, मेन मेथड हमारा, अगर मेन मेथड के बारे में अगर हम लोग लिखे पॉइंट्स, तो सबसे फर्स्ट रहता है दिस इज द एंट्री पॉइंट, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम, जहां पे इट इज द एंट्री पॉइंट वेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका जब कभी अगर हमारा मेन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसका जो कंट्रोल स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन। दूसरा, दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड वन, हर प्रोग्राम में इसकी जरूरत होती है। सो एवरी एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम मस्ट हैव मस्ट हैव दिस प्रोग्राम दिस फंक्शन। ओके। तीसरा, इसका रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप की अगर बात करें, तो आई कैन से टिपिकली इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो इंट होता है।
जैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे हमने इंट लिखा हुआ है, और बेसिकली ये जो है ना, इंट क्यों लिखते हैं हम लोग? सो दिस बेसिकली इंडिकेट्स अगर सक्सेस हुआ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो ये 0 रिटर्न करेगा, है ना। और अगर एरर आया तो वो एरर के लिए ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली एरर के लिए आई कैन से, यहाँ पे ये एरर के लिए नॉन जीरो रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, एरर के लिए यहाँ पे फॉर एरर इट रिटर्न्स नॉन जीरो, एरर इट रिटर्न्स नॉन जीरो। किसको रिटर्न करेगा ये बेसिकली रिटर्न करता है, ये दोनों, ये जो भी रिटर्न करेगा ये रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। दिस बेसिकली रिटर्न्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द मेन फंक्शन वो है हमारा, ये इसका नाम जो रहता है ना, ये फिक्स नेम रहता है। मतलब मैं मेन फंक्शन का नाम चेंज नहीं कर सकता, बाकी मैं इसके आगे कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शंस डालूंगा उसके नाम में चेंज कर सकता हूँ। सो ये जो नेम है ना, मेन, ओके, मेन इज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड, मेन इज recognized by C compiler। तो अगर मैं मेन मेथड नाम नहीं डालूंगा तो मेरा कंपाइलर इसको पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सब मैं रिवाइज इसके लिए करा रहा हूं बिकॉज हमारा जो सी का कंसेप्ट है ये जितना क्लियर रहेगा उतना क्विकली हमें समझ में आएगा कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन, तो अब ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम जब सी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के फाइल एक्सटेंशन रहता है। पहला जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट सी है, ओके। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है इसके अंदर क्या क्या आता है? तो आई कैन से इसके अंदर हमें मिलता है, दिस बेसिकली कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल कोड। दूसरा, कंपाइल्ड, ओके। कंपाइलेशन में यही आपको हेल्प करेगा। सो आई कैन से दिस बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। अब वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या रहता है वो आगे हम लोग देखते हैं। एंड ये जो डॉट सी एक्सटेंशन वाला जो फाइल रहता है इसी के अंदर दिस बेसिकली होस्ट मेन मेथड, ये हमारा काम है। और दूसरा जो एक्सटेंशन हमें सी प्रोग्राम के अंदर मिलता है वो कौन सा रहता है जो हमने ऊपर देखा? तो हमारे पास पहला तो हमारा मेन प्रोग्राम रहता है जिसको हम लोग डॉट सी से सेव करते हैं। और दूसरा जो आपके पास रहता है वो रहता है हेडर फाइल, दैट इज डॉट एच। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, आई एड योर डॉट एच एक्सटेंशन। तो नेक्स्ट जो मेरे पास हेडर फाइल होता है वो रहता है डॉट एच। तो ये डॉट एच के अंदर क्या क्या होगा? डॉट एच के अंदर बेसिकली आई कैन से दिस कंटेन्स declarations for code to be shared, ठीक है। क्या काम करेगा कोड, कहाँ पे आपको करना है वो सब। इसके आगे दिस बेसिकली improves मॉड्यूलरिटी। तो अगर मुझे ये सेम कोड को आगे अगर कहीं पे एग्जीक्यूट करना है या फिर कौन से हेडर फाइल्स के साथ ये कोड बेसिकली यूज करेगा वो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स बनाया है और जिसके थ्रू हमारा जो मैनेजमेंट है ना ये बहुत इजीली काम कर सकता है प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, क्योंकि हमने ये हेडर फाइल्स को ये वे में हमने यहाँ पे क्या किया है, हेडर फाइल्स को ये वे में हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जब अगर मैं फाइल क्रिएट करूंगा
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरा जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन मेरा कोड फाइल कैसे शेयर होगा उसका बेसिकली मुझे इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा है कि मेरे पास मेरा अलग अलग मॉड्यूल्स रहेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स के अलग अलग काम रहेंगे मेरे, उसको मैं यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकता हूँ। तो जब अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट के अंदर भी ये मॉड्यूलरिटी मेरे सेट ऑफ फाइल्स अलग से मैं डिवाइड करके रख सकता हूँ, है ना। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है दिस बेसिकली फैसिलिटेट्स कोड यूज अक्रॉस मल्टीपल .c फाइल्स विदाउट डुप्लीकेशन। तो बेसिकली मैं एक सेम हेडर फाइल मल्टीपल अलग अलग जो मेरे सी प्रोग्राम्स रहेंगे वहां पे मैं यूज कर सकता हूं। उसके लिए अक्रॉस मल्टीपल सी फाइल्स में एक सेम हेडर फाइल यूज करता हूं और उसके लिए कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग हेडर फाइल्स बना देंगे एज पर आर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जैसे कि math.h वाला एक हेडर फाइल आता है, sconio.h आता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाला दूसरा हेडर फाइल आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये अलग अलग हेडर फाइल्स अवेलेबल होते हैं जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अलग अलग टाइप के हेडर फाइल्स है जिसके लिए ये बेटरमेंट होता है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो कमेंट्स कैसे काम करता है अगर आप ध्यान से देखोगे, कमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमने यहाँ पे भी जो कोड लिखा था मैंने इसमें कमेंट्स डाले थे, है ना। यह ये वाला अगर आप देखोगे कोड तो इसके अंदर मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल के कमेंट्स डाले थे। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कमेंट्स रहता है। तो कमेंट्स का मेन पर्पस क्या होता है, आई कैन से जो कमेंट्स होता है ना, कमेंट्स आर काइंड ऑफ, आई कैन से कमेंट्स आर like I can say this is basically used to add notes, okay, notes in C code। तो मुझे C कोड के अंदर अगर नोट्स ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट्स डालूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कोड। तो ये मेरा कोड का पार्ट नहीं है, मेरा कंपाइलर जो है वो इसको इग्नोर करेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट्स हम लोग हमारे लिए और हमारे जैसे और डेवलपर्स जो रहेंगे जो हमारा कोड अगर यूज कर सकते हैं उनके लिए डालते हैं। सो दिस बेसिकली हेल्पफुल फॉर कोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज क्वाइट इजी। एंड इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के सिंटेक्स होते हैं इसके। पहला आता है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब डबल फॉरवर्ड स्लैश। दूसरा आता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे होगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में आप चाहिए उतने लाइन डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कमेंट स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, अब इसके अंदर चाहिए उतने लाइंस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, तो लेट्स ट्राई वन एग्जाम्पल। आई कैन से मैंने यहाँ पे एक मेरा कोड लिखा, हम लोग ट्राई करते हैं, चलो उससे बेटर एक कोड लिख के ट्राई करता है। तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा कोड है इसी के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे रहेंगे, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड सिंपली आई कैन जस्ट राइट इट हियर, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, दिस इज मल्टी line comments to write a detailed description of our code to make others understand। और उसके बाद में यहाँ पे मैं
स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश डाल दूंगा। सो दिस इज हाउ मल्टी लाइन कमेंट्स वर्क। ओके, आपके कोड के अंदर ये ऐसे काम करेगा। आई होप ये क्लियर है सबको। तो हम लोग ये कोई भी पैटर्न जो है ये मल्टी लाइन के लिए फॉलो कर सकते हैं, और काफी इजी भी है ये, जिसको हम लोग प्रेफर करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू ओरिजिनल नोट्स जहाँ पे हम लोग हैं, और इसके अंदर I'll just add this one image for your all understanding. So this is quite easy. अब कमांड लाइन के थ्रू भी हम लोग कोड कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू हम लोग कोड अभी नहीं करेंगे, मैं बाद में आपको बताऊंगा वो कैसे करेंगे। आई मीन उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो जब अगर हमें कहीं पे जरूरत है वो टाइम पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि हम लोग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको बताता हूं तो उसका मेन पर्पस क्या रहेगा, और उसके पहले प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस क्या रहेगा, है ना। सो व्हाई डू वी रिक्वायर्ड अ प्रोग्रामिंग, और आई कैन से व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्ट 1 मिनट। सो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग आंसर करें, सो क्या होगा उसका आंसर। जैसे हम लोग दो लोग अगर बात करते हैं, लेट्स से ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो ये लोग जब अगर बात करेंगे तो हाउ दे बेसिकली कम्युनिकेट विद ईच अदर, यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी यूजिंग अ लैंग्वेज, है ना। सो अगर ये यहाँ से अगर ये सपोज हेलो बोल रहा है, तो ये अपने कोई लैंग्वेज में हेलो बोलेंगे ना। जैसे हम लोग ह्यूमन के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज होता है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज, है ना। नेचुरल लैंग्वेज, और ये नेचुरल लैंग्वेज हमारा हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है, तमिल हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है ना। तो वी कैन हैव मल्टीपल सच लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। एग्जैक्ट सेम वे जब अगर हमें कंप्यूटर्स के साथ अगर बात करना है, सो इफ वन साइड वी हैव अ ह्यूमन एंड ऑन अदर साइड इफ वी हैव कंप्यूटर्स, तो जो कंप्यूटर्स है ये क्या समझते हैं, दे बेसिकली अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1 वाला लैंग्वेज, 0 and 1, और ऑन एंड ऑफ वाला लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी और मशीन लेवल लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर यही समझता है। तो अगर मुझे इसके साथ अगर बात करना है, तो वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट वन प्रोग्राम और लेटर, है ना, और सम स्टेटमेंट्स जो फिर कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, मशीन लेवल कोड में, जो मेरा कंप्यूटर समझेगा। बहुत सिंपल है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम से अगर हम लोग समझे, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम के बेस पे हम क्या करेंगे, विल डिफाइन अ सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या करता है, कन्वर्ट होता है वो 0 1 0 0 1 1 1 1 काइंड ऑफ कोड। ठीक है, और उसके बाद में ये अगर आपने जो भी ह्यूमन इंस्ट्रक्शन करेक्ट लिखा है, तो उसके बेस पे बाइनरी कन्वर्जन करेक्ट होगा, और उसके बेस के ऊपर हमें फाइनली
जो हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा बेसिक पैटर्न रहता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, वी बेसिकली गिविंग इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू, दिस इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड कोड। ओके, तो ये जो यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ओके, ये इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ये ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस जो है, जो बेसिकली कंप्यूटर को बताएंगे कि उसको करना क्या है ना, बेस्ड ऑन माय प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। सो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस जो है, ये हम जो कोड लिखते हैं, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। ओके, एंड हमारे पास क्या कौन होगा, हमारे पास कंपाइलर होगा। कंपाइलर बेसिकली क्या करेगा, इट बेसिकली कंपाइलर क्या करेगा, इट बेसिकली कन्वर्ट्स दिस हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मशीन कोड भी बोलते हैं। आई होप वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। यस, एनी गर्ल्स, एनी डाउट्स? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट है? एम आई वेरी मच क्लियर टिल दिस पॉइंट? स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. What about others? Others reply quick. "21 students are meeting में. Why I'm getting reply from only one or two students?" चलो others reply quick. I want reply from all. Okay. So अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। वो पॉइंट है हमारा दैट व्हाट इज एन एल्गोरिदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी स्टेप्स जो हम लोग करते हैं ना, वो प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना, उसको कंप्लीट करना, ये एल्गोरिदम होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक स्टेप है, अब वो स्टेप को मुझे फुलफिल करना है, तो उसके लिए मैं कोई एक पैटर्न अगर फॉलो करूंगा, वो मेरा एल्गोरिदम हो सकता है। कोई एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, अब वो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कोई भी हो सकता है। मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, दैट कैन बी माई एल्गोरिदम, है ना। मैं कोई एक चाय बना रहा हूँ, उसके लिए मैं कोई स्टेप्स फॉलो करूंगा, दैट इज एन एल्गोरिदम। मैं एक बाइक चला रहा हूँ, उसके लिए आई कैन फॉलो एन एल्गोरिदम। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग कोई भी एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। एल्गोरिदम जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक बाइक चलाना है, तो उसके लिए एक एल्गोरिदम मेरा अलग होगा, कि जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या क्या काम करेंगे वो लिखा रहेगा। Am I clear with this? तो हमारे पास एल्गोरिदम अलग अलग मल्टीपल वेज में हो सकता है। लेट्स से कि मेरे पास एक एल्गोरिदम है, अब वो एल्गोरिदम मुझे बताएगा कि मुझे ड्राइव कैसे करना है, और मुझे बाइक कैसे चलाना है, साइकिल कैसे चलाना है, और उसके लिए मुझे क्या क्या इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। लेट्स इमेजिन मुझे एक सैंडविच बनाना है, क्या एल्गोरिदम होगा? पहला एक ब्रेड लेंगे, दो ब्रेड के स्लाइस लेना पड़ेंगे, फिर फर्स्ट ब्रेड के ऊपर मैं बटर, चटनी जो भी चाहिए वो लगा दूंगा। इसके बाद में मैं उसके ऊपर जो भी वेजिटेबल्स, चीज, ये वो जो भी टाइप का मुझे सैंडविच बनाना है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालूंगा। फिर उसके ऊपर मैं दूसरा ब्रेड का जो स्लाइस है वो रख दूंगा, और दैट्स इट। मेरा जो
स्पेसिफिक मेरा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया, उसके बाद मैं उसको कट करूंगा। सो ये आपके एल्गोरिदम्स हो गए। तो ऐसे आपके मल्टीपल अलग अलग कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है, और ये जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो व्हाट इज एल्गोरिदम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, या फिर आई कैन से एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लाइक हाउ टू मेक टी, मेरा एल्गोरिदम हो गया। चाय कैसे बनाना है, तो मुझे एक बर्तन लेना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालना है, फिर उसको गर्म करने रखना है, उसके अंदर चाय पत्ती, शुगर डालूंगा, मसाला डालूंगा, जो भी रहेगा, है ना। तो हाउ टू मेक टी और कॉफी। अब इसके अंदर इफ माई कॉफी, अब ध्यान से समझो, इफ दिस इज अ हॉट कॉफी तो मेरा स्टेप या प्रोसीजर चेंज होगा। इफ दिस इज अ कोल्ड कॉफी देन अगेन मेरा जो स्टेप और प्रोसीजर है ये चेंज होगा। दिस बेसिकली अप्लाइज फॉर बोथ। अगर मेरे पास कोल्ड टी है ना, कोल्ड कॉफी या कोल्ड टी है, दोनों के लिए स्टेप जो है मेरे वो चेंज होंगे। देन सेम वे आई कैन से हाउ टू ड्राइव अ कार और बाइक, इसके लिए आई शुड हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर। वही प्रोसीजर तो हम लोग बता रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है हमें सबको। ओके, चलो, तो ये आपका एल्गोरिदम रहता है, कोई भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज अ सिंटैक्स। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सिंटैक्स, है ना? व्हाई सिंटैक्स इज सो इंपॉर्टेंट? सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक लड़का है, ओके, मैं इसका नाम रखता हूँ राज, और यहाँ पे ये उसका और एक फ्रेंड है, इसका नाम है रवि। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब राज जो है, राज बेसिकली इसको बोलता है वॉचिंग वॉज आई मूवी, ओके, एट नेटफ्लिक्स। अब ये जो भी कुछ बोला, ये कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो अब ये रवि क्या बोलेगा, ओके, यू मीन आई वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। तो जो ये पर्सन बोला, राज बोला और रवि बोला, उसमें फर्क क्या है? राज को इंग्लिश नहीं आ रहा है, लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो उसने वर्ड्स तो करेक्ट सिलेक्ट किए, लेकिन वर्ड्स ऊपर नीचे कर दिए और कोई कोई रॉन्ग वर्ड सिलेक्ट किए। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हमें बोलना है उसका अगर हमें ग्रामर नहीं समझता है, सिंटेक्स का मतलब क्या रहता है? ग्रामर। ओके, तो अगर मैं कोई भी लैंग्वेज अगर सीखता हूं ना, तो उसका ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मुझे उसका ग्रामर नहीं आ रहा है तो मैं वो लैंग्वेज को सामने वाले को बता नहीं पाऊंगा। और ग्रामर का मतलब क्या रहता है? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये मेरा सिंटेक्स हो गया। दूसरा, रूल्स रहते हैं हर प्रोग्राम, हर लैंग्वेज के, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, है ना। जैसे हिंदी में हम लोग कोई भी स्टेटमेंट खत्म करते हैं उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं। मराठी में ऐसा नहीं करते, गुजराती में ऐसा नहीं करते, उर्दू में उल्टा लिखते हैं, आई मीन राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये सारे आपके सिंटेक्स हो गए। देन उसके आगे अगर आप देखोगे, फॉर प्रोग्रामिंग ऑल्सो वी रिक्वायर एग्जैक्ट सिंटेक्स। अगर ये सिंटेक्स आपके करेक्ट नहीं रहेंगे, आपका कंपाइलर भी रवि के जैसे कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली सिंटेक्स है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा व्हाट इज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, और क्या होता है, ये समझता है।
तो हमारे पास अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स कोड है, ओके, इन सी। इसके बाद में इसके आगे मेरे पास होगा एक्सपैंडेड सोर्स कोड। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग क्या मैं लिख रहा हूं। उसके आगे असेंबली कोड होगा। उसके आगे मेरे पास ऑब्जेक्ट कोड होता है। एंड इसके बाद में मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। अब ये सब मैंने क्या बताया, और उसके आगे ये हमारा प्री प्रोसेसिंग होता है। इसको हम लोग प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। मतलब प्री प्रोसेसिंग का मतलब मैं यहाँ पे क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि हमने जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखा तो वो ये हुआ। इसके आगे कंपाइलिंग का मतलब है कि ये जो भी आपका कोड है वो एक्सपैंड होगा। एक्स्ट्रा जो भी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी हमारे कोड कंपाइल करने के लिए वो यहाँ पे ऐड होगा। इसके बाद में वो एक इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट होगा जिसको हम लोग असेंबलिंग बोलते हैं, ओके। और ये दोनों जगह पे असेंबलिंग होता है, जब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में है या फिर जब हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में है या असेंबली कोड में। तो ये दोनों जगह पे असेंबली होगा। असेंबली का मतलब है पहला तो हमने यहाँ पे सिंपल सा सोर्स कोड लिखा था, ठीक है। ये स्टार्ट में हमने क्या लिखा, स्टेप 1 में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपल सा सोर्स कोड लिखा है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, वो कोड एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड क्यों हो रहा है, बेसिकली अगर हम लोग कोई भी कोड देखेंगे अगर, तो मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल डाला है। मैंने यहाँ पे उसके अंदर दूसरे प्रिंट एफ, स्कैन एफ या कोई भी फंक्शंस कॉल किए। तो ये सबका लाइब्रेरी में से जो हेडर फाइल्स रहेंगे उसमें से वो कोड लेके आएगा, रिक्वायर्ड कोड, बाइनरी फाइल्स यहाँ पे अटैच होंगे। और उसके बाद में वो एक स्पेसिफिक वे में असेंबल होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग, ओके। तो लिंकिंग बेसिकली क्या करता है, अब समझो ध्यान से मैं क्या क्या बता रहा हूँ। प्रोसेसिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग मींस दिस इज द प्रोसेस डायरेक्टिव लाइक इंक्लूड और डिफाइन। हमारे पास जो ये प्रोसेसेस है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है बेसिकली, आई कैन से, मैं सबको नंबर्स दे देता हूँ और वो नंबर्स के आगे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। और तो नीचे में वन बाय वन हर एक नंबर का मैं एक्सप्लेनेशन डालता हूँ। तो नंबर 1 जो है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसेस डायरेक्टिव्स। लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड आता है एंड कहीं कहीं पे हम लोग डिफाइन लिखते हैं, ठीक है। सो ये बिफोर कंपाइलेशन मॉडिफाइंग द सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, ये होता है जहां पे हम लोग लिख रहे हैं। ये हमारा स्टेप है। देन सेकेंड जो स्टेप आपका होता है दैट इज कंपाइलिंग। मतलब हमारे पास जो भी हाई लेवल कोड है, ठीक है, हाई लेवल कोड को हम लोग क्या करेंगे, जो मेरे पास लाइक सी कोड है इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू असेंबली लैंग्वेज और कोड। देन जो असेंबलिंग वाला पॉइंट लिखा हमने, तो जो असेंबलिंग है ये बेसिकली आपका कंपाइलिंग है। अब मैं आता हूं असेंबलिंग पे। तो असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलिंग का मतलब रहेगा ये आपका असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड लास्ट एंड फोर्थ लिंकिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन। तो यहां पे क्या रहेगा, दिस बेसिकली कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स
into single executable or library and resolving reference between them। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिंकिंग के अंदर क्या रहेंगे, मल्टीपल सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो रहेंगे है ना, उनको हम लोग साथ में रेफरेंस करके हमारा कोई एक पर्पस जो रहेगा वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे हम लोग। ये हमारा मेन काम रहता है। ठीक है, ये याद रखो, ये लिंकिंग रहता है। तो बेसिकली अगर मुझे फाइनल आउटपुट बताना है, मेरा कोई प्रोजेक्ट है सी के अंदर, तो फाइनल आउटपुट हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, ये पैटर्न में हम लोग बता सकते हैं। इसके लिए हमारा मेन पैटर्न यूज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकिंग पैटर्न। ओके। तो ये सिंपल सा चीज था, और जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने ये नहीं समझा तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्विक क्विक क्विक, जल्दी बताओ। रिप्लाई क्विक। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है वेरिएबल्स। लेट्स टेक 5 मिनट्स का ब्रेक, देन विल कंटिन्यू। ओके।
So I hope guys everyone is there. स्टार्ट करते हैं वापस। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बेसिक समझने के लिए, वो है वेरिएबल्स। So let's start with the next topic, that is variables. Let me just share my screen. So हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। Why do we require variables? What is variables? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? Variables is used to store data. सबसे सिंपल डेफिनेशन यही हो सकता है। कोई भी डेटा अगर मुझे सेव करना है तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे व्हाट वी आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू से हियर, है ना, कि हम लोग, ये तो बहुत एक वेग सा डेफिनेशन हो गया। हम लोग एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं? तो आई कैन से मेरे पास अलग अलग टाइप के प्लेसेस हो सकते हैं, मेरे पास अलग अलग टाइप के बॉक्सेस है। ठीक है, ऐसा समझो कि मेरे पास, आई गॉट दिस वन बॉक्स। ओके, मेरे पास ये एक बॉक्स है, दिस इज माई बॉक्स। अब ये बॉक्स कुछ तो हम लोग स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। ये बॉक्स को मैंने नाम दिया है ए, तो आई कैन से दिस इज माई वेरिएबल का नेम। और इसके अंदर आई एम ट्राइंग टू सेव सम वैल्यू हियर, दैट इज लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये क्या हो गया? वेरिएबल का वैल्यू, है ना। तो ऐसे मेरे पास अलग अलग बॉक्सेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हो सकता है, जो बॉक्सेस को हम लोग अलग अलग काम के लिए यूज करते हैं। और ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस को ही हम लोग कहीं ना कहीं हमारा वेरिएबल बोलते हैं। सबसे सिंपल भाषा यही हो सकता है। अगर मैं इसको और बेटर करके आपको अगर बताऊं, तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट। एक रियल बॉक्स ही ट्राई करते हैं। सो लेट्स इमेजिन दिस इज माय रियल बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है, ऐसे मेरे पास अलग अलग मल्टीपल बॉक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बॉक्स है, यहाँ पे और एक बॉक्स है। तो मेरे पास ऐसे अलग अलग बॉक्सेस है। अब इसमें से कोई बॉक्स जो है वो थोड़ा बड़ा है, कोई बॉक्स है जो थोड़ा छोटा है, कोई मीडियम साइज का बॉक्स है। तो अगर आप देखेंगे, हमारे पास जो कंटेनर्स रहेंगे या वैल्यू सेव करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, उनका साइज अलग अलग है, कोई बड़े है कोई छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे, अब ये जो बॉक्स है ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो ये क्या हो गया मेरा? वेरिएबल नेम, है ना। इसको मैंने नाम दे दिया लेट्स से बी, इसको नाम दे दिया सी। ओके, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं वैल्यू जो इंसर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 1000। इसके अंदर मैं एक ट्रू नाम का वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। और ये जो बॉक्स है मेरा, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा अलग अलग वैल्यू हो गया, है ना। ये जो भी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल का वैल्यू। तो ये मेरा वेरिएबल नेम हो गया, ये वाला और ये सारे मेरे वेरिएबल्स के वैल्यू हो गए। तो किसी में कुछ अलग अलग वैल्यूज जा रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अलग अलग टाइप के बॉक्स रहेंगे फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स। और वो जो बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस के अंदर अलग अलग हमारे सेम पैटर्न आएंगे, है ना। तो मेरे पास अलग अलग कंटेनर हो सकते हैं। हमने घर में भी ऐसे अलग अलग कंटेनर्स देखे रहेंगे। अलग अलग सामान रखने के लिए अलग अलग साइज के हमारे पास कंटेनर होता है।
तो हमने कभी किचन में भी अगर देखा रहेगा तो मॉम अलग अलग साइज के कंटेनर रखते हैं अलग अलग कामों के लिए। तो हमारे पास सेम पैटर्न है कि हमारे पास भी अलग अलग साइज के अलग अलग काम के कंटेनर्स है। और ये जो कंटेनर्स है ये हमारा अलग अलग काम करेंगे। तो जो साइज का मेरा अलग अलग कंटेनर रहेगा वो अलग अलग काम करने के लिए यूज होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि वो एग्जैक्टली exactly क्या सेव करेगा उसके अंदर। आई होप दैट्स क्लियर, है ना। तो मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल अगर डालूं तो मेरे पास ऐसे अलग अलग कंटेनर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम्म, ये देखो। तो मेरे पास अलग अलग कंटेनर्स है, जैसे कि ये वाले कंटेनर्स है। तो अब ये कंटेनर अलग अलग सामान रखेंगे, है ना, जो अपने हिसाब से अलग अलग पैटर्न होगा। तो यहाँ पे और ऐसे मेरे पास अलग अलग जार भी हो सकता है। तो मुझे कौन से टाइप का डेटा सेव करना है उसके हिसाब से मेरे पास अलग अलग टाइप के कंटेनर जार हो सकता है। और वो अलग अलग कंटेनर जार अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। तो वो जो कंटेनर है ये कंटेनर ही आपका वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास ये कुछ बॉटल्स है जो अलग टाइप का कुछ पैटर्न या डेटा सेव करेंगे। वैसे ही मेरे पास यहाँ पे ये अलग अलग जार है। तो ये जार या ये कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग ये वे में बता सकते हैं कि दिस आर वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स used for storing डेटा वैल्यूज। तो अब मुझे कौन सा टाइप का डेटा सेव करना है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सिंपल है। चलो अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मेमोरी एलोकेशन। अब ये मेमोरी एलोकेशन काम कैसे करता है। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ये कंप्यूटर के अंदर इन कंप्यूटर वी हैव मेमोरी सेल्स। ओके। तो ये समझो कि ये मेरे पास कंप्यूटर जो है इसके अंदर ये अलग अलग मेमोरी सेल्स है। बेसिकली मैं रैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास अलग अलग आई कैन से दिस आर द माई मेमोरी सेल्स और लोकेशंस। और ये हर एक जो सेल होगा इसमें से ये हर एक जो ये हर एक जो सेल होगा, ठीक है, ये हर एक सेल के पास अपना खुद का एड्रेस होता है और अपना खुद का एक नेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट a इक्वल टू 5। तो इसके अंदर ये जो है ना ये मेरा वेरिएबल नेम है। और ये जो है बाय द वे सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये जो है ये मेरा वैल्यू है। और उसके साथ में ये इक्वल टू जो है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेमीकोलन जो है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। और इंट जो है ये हमारा डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप का मतलब ये हमें कौन से टाइप का कंटेनर लगेगा ये आपका डेटा टाइप बताएगा। और उसके बाद में एक कोई मेमोरी लोकेशन असाइन होगा। तो ये जो मेमोरी सेल्स अवेलेबल है हमारे पास इसमें से समझो कि ये वाला जैसे ऊपर हमने यहाँ पे बताया ना ये बॉक्सेस के ऊपर हमने नंबर्स अप्लाई किए लेकिन हमारे पास ऐसे इंडिविजुअल बॉक्सेस नहीं रहेंगे। ये मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है। ये वाला मेरा एक बॉक्स है जो मैंने सिलेक्ट किया है फिलहाल के लिए। इसको मैंने जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस है मेरा 1000। और इसको नाम मैंने दे दिया ए। तो ये मेरा एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन है।
मेरा मेमोरी लोकेशन क्या है 1000, उसका नाम क्या है ए, और सॉरी ऐसे आएगा, इसका नाम क्या होगा ए होगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा 5। तो मैंने एक मेमोरी लोकेशन है 1000 जिसको मैंने नाम दे दिया ए और उसके अंदर वैल्यू गया मेरा 5। दिस इज हाउ थिंग वर्क्स। ओके, दिस क्वाइट इजी। नाउ ये सेम चीज को हम लोग वापस एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे काम करेगा, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैं यहाँ पे लिखता हूं कि मेरे पास इंट लेट्स से एज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे रखा मेरा एज 18 इयर्स है। तो अब बहुत सिंपल भाषा में ये इंट जो है ये क्या हो गया मेरा डेटा टाइप। एज जो है, एज क्या हो गया वेरिएबल नेम, एंड ये जो 18 लिखा हुआ है ये क्या हो गया दिस इज माय वैल्यू, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अम, आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मेरे पास रैम पे, ओके, रैम मेमोरी में एक मेरा पार्ट ऑफ मेमोरी जो है उसके अंदर मेरा एक वैल्यू गया, मेरा वैल्यू क्या गया 18, उसका नाम क्या है एज, ये मेमोरी लोकेशन को मैंने नाम असाइन किया एज, और उसका एड्रेस हो सकता है लेट्स से 1200। तो रैम के ऊपर मेरे पास एक रिजर्व्ड मेमोरी होगा टेम्पररी, ठीक है, ऑन रैम दिस इज माय रिजर्व्ड मेमोरी फॉर वेरिएबल एज। जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक का ये काम है बस। एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस ये इतना ही काम रहता है, और कुछ ज्यादा बड़ा चीज तो नहीं है। आई होप यहाँ तक हमें सबको समझ में आया। इसके बाद में हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप रहते हैं सी के अंदर जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और ये अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग अपने हिसाब से काम रहता है। तो अब हमारे पास जो अलग अलग डेटा टाइप्स है उसका अगर मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल अगर शेयर करूँ तो कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे ये समझते हैं पहले तो लेट्स try to understand different data types. I'll just label it here data types. Okay, just 1 minute. Huh? सो यहाँ पे डेटा टाइप्स आपके क्या क्या रहेंगे मैंने यहाँ पे बताया। तो सी के अंदर बेसिक आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो हमें समझना है वो अगर आप देखेंगे हमारे पास डेटा टाइप होता है कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग इंट है मतलब बहुत बड़ा नंबर सेव करने के लिए, फ्लोट है, डबल है। तो अब कैर के अंदर आपका सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स जाता है, शॉर्ट के अंदर छोटा नंबर सेव होता है, इंट के अंदर उससे थोड़ा बड़ा नंबर, और उसका बाइट वाइज साइज दिया हुआ है यहाँ पे। अगर मेरा 62 बिट सीपीयू है या 32 बिट सीपीयू है उसके हिसाब से कैर के लिए हमेशा 1 बाइट रिजर्व होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, है ना। तो 2 बाइट इक्वल टू कितना होगा, 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट्स होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखेंगे शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स रिजर्व होता है, इंट के लिए 4 बाइट रिजर्व होता है, लॉन्ग के लिए हमारा मैक्सिमम आजकल हम लोग जो भी सीपीयू यूज करते हैं ना सारे 64 बिट्स के रहते हैं, तो आपको यहाँ पे इतना देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास लॉन्ग के लिए अलग 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 आपके जो पैटर्न है वो यूज होता है। तो अब हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं सी के अंदर। वो अलग अलग डेटा टाइप आपके कौन से रहता है ना वही कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है। तो वो अलग अलग डेटा टाइप, ये तो उसका साइज और चार्ट हो गया।
अब अलग अलग डेटा टाइप हमारे कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स विच आर अवेलेबल इन सी। तो ये कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्चर, यूनियन, एन्यूमरेटर होता है। प्राइमरी डेटा टाइप हमारे होता है जिसके अंदर इंट, कैर, फ्लोट, डबल जो हमने ऊपर पढ़ा वो आता है, और सेकेंडरी डेटा टाइप एरे, पॉइंटर्स जो हम लोग बनाते हैं वो सब आता है इसके अंदर। तो ये आई मीन सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा टाइप का बेसिक पैटर्न दिया हुआ है। इसको हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिकली करते जाएंगे आपको बेटर समझ में आएगा। इतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो चलो अब अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद नेमिंग कन्वेंशंस। सो नेमिंग कन्वेंशंस क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग कन्वेंशंस। So what is naming conventions in any programming language? तो वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, ये सबको हम लोग जो नाम असाइन करते हैं वो नाम कैसे असाइन करना है हमें, इसका जो बेसिक पैटर्न रहता है इसको नेमिंग कन्वेंशन बोलता है। तो मेनली हमारे अ, तीन टाइप के नेमिंग कन्वेंशंस होता है जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम वे में काम करता है। मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग टाइप के नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब आप कौन से टाइप के नाम रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हम लोग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वहां पे भी हम देखते हैं ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम रहते हैं, उनके रिलीजन के हिसाब से आपको नाम अलग सुनाई देता है। अगर मैं इंडिया में हूँ तो यहाँ पे हमारे नाम अलग अलग रहता है। अगर हम लोग यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस कहीं पे जाएंगे तो बहुत बार नाम ही ऐसे होते हैं जो हम लोग प्रॉपरली प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते बहुत बार। सेम जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो वो हमारे नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो बेसिकली क्या होता है, नेमिंग कन्वेंशंस हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेमिंग कन्वेंशंस चेंज होता है। अब कोडिंग के अंदर भी जब हम लोग वेरिएबल, फंक्शन को, क्लास को, मेथड को, किसी को भी नाम देते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। जिसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब तीन टाइप के नेमिंग कन्वेंशन है जो अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं। पहला है कैमल केस। ठीक है, ये पर्पसफुली मैंने सी छोटा लिखा है। कैमल केस का मतलब क्या रहता है, ना नेम जो भी रहेगा इट स्टार्ट्स विथ लोअर केस। ठीक है, एंड उसके आगे, एंड फर्स्ट वर्ड, सॉरी, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच subsequent word is capitalized। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा वेरिएबल नेम है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा माई, इसके बाद में वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, फर्स्ट जो मेरा लेटर रहेगा हमेशा वो स्मॉल से चालू होगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, और उसके आगे जितने भी नए वर्ड्स आएंगे ना उसका हमें हर एक का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा। इसको हम लोग कैमल केस बोलते हैं। इसके बाद में सेकेंड जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग स्नेक केस। इसमें कुछ भी कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, यहाँ पे आई कैन राइट स्टार्ट्स विथ लोअर केस एंड सेपरेट वर्ड्स विथ अंडरस्कोर। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स को हम लोग अलग अलग अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल डालूं, माय वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कैपिटल में नहीं लिख रहा हूँ, हर एक को मैं क्या कर रहा हूँ अंडरस्कोर से सेपरेट कर रहा हूँ। इसके बाद में थर्ड आता है, थर्ड इज कबाब केस।
तो ये कबाब केस क्या होता है? इसके अंदर मैं यहाँ पे बात करूंगा अलाउ लोअर केस लेटर्स, ओके, सेपरेट वर्ड्स विथ हाइफन। याद रखो, स्पेलिंग हाइफन्स। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली दो वर्ड्स के बीच में माइनस साइन डालते हैं, वो जो माइनस साइन डाल रहे हैं उसको हाइफन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल डालू इसका, तो एग्जाम्पल हमारा हो सकता है लाइक एग्जाम्पल आई कैन से माई वेरिएबल नेम। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे अंडरस्कोर नहीं डाला हमने, हाइफन माइनस डाला। और अब इसमें से आपको क्या करना है, अपना एक पैटर्न हमें फॉलो करना है। तो इसमें सबसे स्टैंडर्ड जो पैटर्न हम लोग बोलेंगे, वो हमारा सबसे इजी और सिंपल सा पैटर्न रहता है, जिसको मैं यहाँ पे डालता हूँ कि ऊपर वाले पैटर्न को कंबाइन करके हम लोग हमारा कोई एक पैटर्न यूज कर सकते हैं। कीप अ गुड एंड शॉर्ट नेम। एग्जाम्पल एज, नाम में से पता चल रहा है। फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे अब मैं ये पैटर्न ज्यादा मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं ये फॉलो करूंगा, है ना। देन इसके आगे मैं यहाँ पे ऐसे कोई भी दूसरे वर्ड्स अगर डालूंगा मैं, लास्ट नेम। तो आई फाउंड कि सी के अंदर हम लोग ये वाला पैटर्न जो है ये ज्यादा फॉलो करते हैं, अंडरस्कोर वाला। तो अंडरस्कोर वाला आपका पैटर्न कौन सा है, स्नेक केस है, वेरिएबल नेम्स असाइन करने के लिए। और उसके बाद जब हम लोग फंक्शंस के नाम डालते हैं, तो फंक्शंस के नाम के अंदर हम लोग जो फर्स्ट वाला आपका कैमल केस है वो ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली हर लैंग्वेज में कुछ पैटर्न हमारे यूनिक रहता है, और उसके साथ में हम लोग कुछ अलग अलग टेक्निक फॉलो करता है। तो आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक के अपने कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म पैटर्न्स दिखेंगे, जिसको हम लोग ज्यादातर फॉलो करने का ट्राई करता है। ठीक है, और वही हमें यहाँ पे समझना है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। ओके, सी के अंदर हमारे पास वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर्स होता है हमारे पास अब। अच्छा, आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स अगर हम लोग बात करें, तो वो होते क्या है बेसिकली आइडेंटिफायर्स। बेसिकली आइडेंटिफायर्स आई कैन से कि हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स होता है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म रहता है, जिसके अंदर हमारे पास जैसे अगर मैं लिखता हूँ इंट, तो इसके थ्रू मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं। नंबर, मैं पहचान सकता हूँ कि हम लोग क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल ऐसे आइडेंटिफायर्स रहते हैं जब अगर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरे पास एक आइडेंटिफायर है एड वन, ये मेरा फंक्शन नेम है। अब इसके आगे अगर मैंने इंट डाला, तो इससे मुझे क्या समझ में आया, ये आइडेंटिफायर के थ्रू मुझे क्या समझ में आया कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग कोई कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द ओनली allowed characters for identifier are all alphanumeric characters। ठीक है, ए टू जेड, कैपिटल स्मॉल, 0 to 9 अंडरस्कोर। ये बेसिकली हमारे पास अलाउड रहता है जब कभी अगर हम लोग आइडेंटिफायर बनाते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब है जिसके थ्रू मैं चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, ये आइडेंटिफायर हो गया सबसे सिंपल भाषा में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ऐसे कौन से आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो यहाँ पे ही अगर मैं इसको ऐड करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास कौन से आइडेंटिफायर्स अवेलेबल है। ये देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास मल्टीपल आइडेंटिफायर्स अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं। जो यहाँ पे अगर आपको दिखेंगे, तो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिफायर क्या है, दिस आर द कीवर्ड्स। ओके, ये कीवर्ड्स है, प्री डिफाइंड वर्ड्स विद अ स्पेशल मीनिंग, जैसे रिजर्व्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। किसको, इन फ्लोट डबल ना। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफायर के बारे में आपको दिया हुआ है। अब ये आइडेंटिफायर जो है, ये हमारे आइडेंटिफायर कौन से है,
तो नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर टू वेरिएबल, फंक्शन, एरे और स्ट्रक्चर, या ऐसा कुछ भी हम लोग नया बनाते हैं, उसको हम लोग जो नाम देते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो आइडेंटिफाई होता है। मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, जैसे कि हमारे पास जो भी रहेंगे, इट स्टार्ट्स विथ लेटर और अंडरस्कोर। जब कभी हम लोग वेरिएबल नेम कुछ भी अगर देते हैं, इट शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, कंटेन्स लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर, कैन नॉट बी अ कीवर्ड। मतलब मैं कोई मेरा वेरिएबल का नाम एल्स नहीं बना सकता, क्यों? एल्स एक प्री रिजर्व्ड कीवर्ड है और ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, जिसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे एम स्मॉल रखा है, तो मेरा वेरिएबल का नाम वही रहेगा। उसके बाद अगर मैं माई वेरिएबल एक कैपिटल अगर बनाऊंगा, तो ये मेरा अलग वेरिएबल बनेगा। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास आइडेंटिफायर है। मतलब ये मैंने इंट डेटा टाइप दिया और उसके आगे मैंने ये फंक्शन का नाम दिया, तो ये फंक्शन के नेम के थ्रू आई कैन आइडेंटिफाई दिस फंक्शन नेक्स्ट टाइम, है ना? तो सेम ये यहाँ पे हमारा पैटर्न चलता है। तो आई कैन से कि अगर मैं यहाँ पे इंट ए बनाता हूं, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। इंट ए, ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया। इंट अंडरस्कोर ए, ये मेरा तीसरा वेरिएबल हो गया। ये सारे अलग अलग है बाय द वे। अंडरस्कोर कैपिटल है, ये मेरा नेक्स्ट वेरिएबल हो गया। तो मेरे पास ए नाम के ही 4 वेरिएबल है। पहला स्मॉल ए, दूसरा कैपिटल ए, थर्ड अंडरस्कोर ए, देन फोर्थ अंडरस्कोर कैपिटल ए। तो हमारे पास जो स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं ना, आई मीन हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास क्या-क्या चीज़ें अलाउड है? यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें अलाउड है, वो है कि हम लोग अ, जो कैरेक्टर्स अलाउड है बेसिकली, मैं वो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैं कोई एक वेरिएबल का नाम दे सकता हूँ, कैपिटल ए टू ज़ेड इसके बीच में, या फिर कैपिटल ए टू स्मॉल ज़ेड इसके बीच में, या फिर 0 टू 9 के बीच में के नंबर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका कोई भी वेरिएबल नंबर से चालू नहीं होता है। एंड अंडरस्कोर हम लोग यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर, ओके? ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, ये कीवर्ड नहीं हो सकते जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंड उसके आगे ये केस सेंसिटिव होते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया। सो दीज़ आर केस सेंसिटिव। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर। लेकिन ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इंटरव्यू में भी बहुत बार हमें जो ट्रिकी एप्टीट्यूड क्वेश्चन में आता है, देयर इज़ नो लिमिट ऑन लेंथ। ठीक है, बट हम लोग उतने बड़े नाम प्रेफर नहीं करते। हम लोग जो नाम प्रेफर करते हैं वो रहता है 14 टू 15 लेटर्स के बीच में। मैक्सिमम टाइम हम लोग यही प्रेफर करते हैं, ये बेटर है। ठीक है, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट गर्ल्स? किसी को कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? क्विक गर्ल्स, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस, अदर स्टूडेंट्स? जानवी, ईशा, गुंजन, आयशा, वैष्णवी, शफाक, काजल। So can you please re-explain identifier वाला thing? अच्छा, सो अभी मैंने मेरे पास मीटिंग में 22 स्टूडेंट्स है। हाउ आई आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट यूनिकली विद देयर नेम्स, और नेम्स सेम अगर होंगे तो उनको मैं आगे रोल नंबर असाइन करूंगा। जैसे लाइक इफ आई से आयशा, तो आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई वन स्टूडेंट। तो मेरे पास कोई एक स्टूडेंट है जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने उनको नाम दिया है, दृष्टि। अब ये एक स्टूडेंट है जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो कब से सो रही है। देन काजल और एक स्टूडेंट है जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जो लेट ज्वाइन कर रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है और रिप्लाई नहीं कर रही है। तो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाई स्टूडेंट। तो आइडेंटिफायर वही है। तो हम लोग जब कोई एक वेरिएबल बनाता है, कोई एक फंक्शन बनाएंगे, तो वो फंक्शन को हम लोग नाम देंगे। तो वो जो नाम है वो आइडेंटिफायर है। एम आई क्लियर विद दिस? यस, साक्षी, Yes, sir. जोया, दिस इज हाउ आई एम आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स। ओके, तो जो हम लोग वैसे ही जब हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इंट ए, तो दिस इज द आइडेंटिफायर थ्रू विच आई कैन आइडेंटिफाई वेरिएबल ए। वेरिएबल ए, दिस इज द आइडेंटिफायर किसके लिए?
वैल्यू 10 मैंने किस में सेव किया है? आई कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट आई हैव स्टोर्ड वैल्यू 10 इन वेरिएबल ए विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। देन मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया void add नाम का फंक्शन। तो दिस अगेन ऐड इज आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट रूल ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पे कोई एक दिस इज द वैलिड वन, ओके। अब यहाँ पे मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकता, लाइक आई कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल इंट एल्स। ये नाम का मैं वेरिएबल नहीं बना सकता, क्यों? बिकॉज दिस इज द रिजर्व्ड कीवर्ड। इफ एल्स में हम लोग यूज करते हैं ये। तो प्रोग्रामिंग के लिए दिस इज नॉट अलाउड बाय द वे। सो प्रोग्रामिंग के लिए जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, क्लास, इंट, वॉइड, ये सारे कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जो कोई एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है वो वर्ड का, एक स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। तो वो जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स है या रिजर्व्ड वर्ड्स है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो छोड़ के आप दूसरे कोई भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो अपना एक वेरिएबल फंक्शन नेम देने के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आपके वेरिएबल के नाम और फंक्शन के नाम और क्लास के नाम एक्सेट्रा जो भी रहेंगे, इट कैन नॉट स्टार्ट्स विथ नंबर, ओके, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो अलाउड ही नहीं है। तो मैं $, ऐसा कुछ भी मेरे वेरिएबल नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकता। तो जो भी हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वेरिएबल के, फंक्शन के, जो भी हम लोग नाम देंगे, वो सारे नाम जो है वो A to Z अल्फाबेट्स और नंबर्स के बीच में ही आएंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड नहीं है। हाँ, नंबर्स हम लोग डालेंगे, लेकिन मेरा कोई भी वेरिएबल नंबर से चालू नहीं होगा। मतलब कि मेरा कोई भी वेरिएबल का नाम, आई कैन नॉट हैव अ वेरिएबल लाइक 10A, ये नाम का वेरिएबल इज नॉट अलाउड। आई कैन हैव अ वेरिएबल A10, दिस इज अलाउड। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? गर्ल्स, रिप्लाई रिप्लाई, आशना, प्रचिति, गुंजन, वैष्णवी, जानवी, नंदिनी, खुशबू, रुद्रा, श्रवणी, धनिया। ओके, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ओके। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। तो इसके लिए अब मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा था। तो जैसे हमारा प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस बेटर हो जाएगा, उसके साथ में आपको पता चलेगा कि हम लोग और बेटर वे में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन। या एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग बिफोर आई स्टॉप?